कांग्रेस इसमें पहले हम दे दिए है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहले नेपोलियन के बारे में पढ़ना था। तो नेपोलियन देखिए, नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। मात्र 24 वर्ष के आयु में वो सेनापति बन गया दोस्त। वो था एक सैनिक, साधारण सैनिक था, लेकिन वो देखा वहाँ के शासन व्यवस्था तो उसको रहा नहीं गया। उसने मुंह खोल करके बोला जनता से कि एक बार यहाँ का शासन चलाने दीजिए, हम पूरा सत्ता पलट के रख देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, है ना। तो नेपोलियन आया। तो नेपोलियन कब आया दोस्त, इसके बारे में लिख लीजिए। नेपोलियन सबसे पहले आया, नेपोलियन आया दोस्त कब, 1799 में, सैनिक के रूप में। क्या, सैनिक के रूप में। सैनिक के रूप में आया कौन दोस्त, नेपोलियन आया, है ना। ये एक सैनिक था, साधारण सैनिक था दोस्त, है ना। अब पता है नेपोलियन का जन्म कब हुआ था। सबसे पहले नेपोलियन का जन्म लिख लेते हैं। जन्म हुआ था दोस्त, हम लोग के देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी में, है ना। इनका जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में दोस्त। ये सैनिक बन करके कब आए, ये शासन कब से कब तक किए थे दोस्त, शासन 11 नवंबर 1799 से 11 नवंबर 1799 से 1800, डेट भी लिख देते हैं 18 मई 1804 तक। लेकिन शासन तो किए 15 तक दोस्त। 15 तक के जो मेन इनका मुद्दा था वो क्या, पहले आए थे सैनिक के रूप में 1804 तक। जब 1804 में नेपोलियन संहिता आया दोस्त, उसके बाद यहाँ पासा पलटना चालू हो गया। जब पासा पलटा दोस्त तो पूरा सरकार पलट गया। इसने फिर शासन किया दोस्त, क्या होगा 18 मई 1800, फिर इसके बाद 6 अप्रैल तक क्या किए, 6 अप्रैल से कब रहे, 1814 तक फ्रांस के क्या रहे, सम्राट रहे। लेकिन बीच में ये गड़बड़ा गए दोस्त, बीच में गड़बड़ाए तो फिर 20 मार्च से और 20 जून 1815 तक सम्राट बने दोस्त। 1815 तक सम्राट बने। तो ये सब क्या है दोस्त, थ्योरिकल, इसको याद कीजिए, पढ़िए, पढ़ने से ज़्यादा फायदा होगा दोस्त। इनके पिता का नाम क्या था पता है, पिता था दोस्त कार्लो बोनापार्ट। ये एक वकील थे दोस्त, कार्लो बोनापार्ट एक वकील थे, है ना। आपको जब नेपोलियन के बारे में पढ़े थे, आपको एक हम प्राचीन काल में लेकर के चलते हैं दोस्त, मध्यकाल में। तो आपको गुप्त वंश के बारे में प्राचीन काल में थोड़ा सा लेकर के चलते हैं। आपसे पूछ देगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्त, भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे कौन, समुद्रगुप्त क्या थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्त। ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेपोलियन ने एक संहिता लागू किया, नेपोलियन संहिता, या इसे हम क्या कह सकते हैं, नेपोलियन संहिता कब हुआ, 1804 में बना। उसमें क्या था दोस्त, 1804 में इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, नेपोलियन कोड भी बोला जाता है दोस्त, नेपोलियन कोड भी बोला जाता है ना। इसे नेपोलियन संहिता बोले चाहे नेपोलियन। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नेपोलियन कोड कब बना, तो 1804 में। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ, तो 1804 में। अब नेपोलियन कोड जब लागू हुआ तो इसका कानून बनना चालू हो गया। जब कानून बनना चालू हो गया दोस्त, तो कानून किस तरह से बना, तो कानून इस तरह से बना दोस्त। सबसे पहले इसने क्या किया, भारत में जो यूरोप में क्या नए संविधान बनाया गया दोस्त। इनके अनुसार नया संविधान बना दोस्त। तो किस तरह का इसमें नीति लागू हुआ, इसमें प्रशासनिक सुधार, सबसे पहले आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार हुआ, आर्थिक सुधार दोस्त, आर्थिक सुधार। और भी बहुत तरह के सुधार हुआ दोस्त, जैसे कि आर्थिक सुधार हुआ, धार्मिक सुधार भी हुआ, धार्मिक
सुधार हुआ। धार्मिक सुधार के बाद भी और मतलब कि कानून संहिता, नया कानून बना। शिक्षा संबंधी बना, शिक्षा में सुधार, धार्मिक सुधार, शिक्षा सुधार, और क्या बना दोस्त, नया कानून संहिता लागू हुआ। कानून संहिता दोस्त, मतलब कि हॉस्पिटल हो, बड़े हॉस्पिटल बनवाएं, उसमें नया नया डॉक्टर लाएं, हर तरह से सड़क सुरक्षा, जो गरीबों को चाहिए नेपोलियन ने वो सब कुछ पूरा किया। जो टैक्स लग रहा था, टैक्स कैसा लग रहा था पता है, टैक्स किस तरह से लगता था मजदूर गरीब किसानों पर, तो एक सामंत व्यवस्था चलता था दोस्त। सामंत व्यवस्था, सामंत क्या था दोस्त, सामंत था क्या, जो जागीरदार था, जो जमींदार जिसे बोलते हैं, जमींदार जो बड़े जमींदार होते थे दोस्त, छोटे किसान से, गरीब से, मजदूर से क्या करते थे, काम करवाते थे। काम किसान से करवाएं, कुछ टैक्स क्या हुआ, जब किसान से काम करवाएं तो कुछ हल्का फल्का खाने भर जो जीने के लिए ज़रूरत होता है किसान को मिलता था। थोड़ा सा जाता था क्या, राजा के लिए, जो वहाँ के शासक था, जो जैसे लुई 16वां था, उसको पहुँचता था। और जो बीच में बचता था, जिसे बिचौलिया बोलते हैं, बीच में ये था जमींदार, ये ही सब रख लेता था। क्या होता था, ये सब कुछ रख लेता था, तो ही सामंत होता था दोस्त। सामंत क्या था, जो जमींदार बीच में जो पूरा टैक्स रख लेता था, वही था। तो नेपोलियन ने इसे भी समाप्त कर दिया। नेपोलियन ने कहा कि नहीं, टैक्स सिर्फ एक लगेगा, वो भी डायरेक्ट हम तक आना चाहिए, बीच में किसी को नहीं देना है, डायरेक्ट टैक्स हम तक पहुंचना चाहिए, और वो भी जो जितना पहले ज़्यादा लगता था उससे भी कम लगना चाहिए, है ना। तो किसान के क्या चाहिए, मजदूर को क्या चाहिए, उससे बढ़े तो खुशी की चीज़ नहीं। हॉस्पिटल बन जाएगा, वहाँ डॉक्टर दे देगा। गरीब लोग के क्या चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी व्यवस्था, कानून व्यवस्था। जो अमीर लोग के पहले जो शासन चलता था, मनमानी जिंदगी जीता था, तो अब क्या हो गया, कानून वहाँ के सबके लिए समान रहेगा, सबके लिए शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सब समान रहेगा। गरीब रहे चाहे अमीर रहे, तो वहाँ के लोगों को क्या लगा, किसान लोगों को, मजदूर लोगों को, कि वाह, यहाँ तो सब कुछ मिलना चालू हो गया, जो था संभव नहीं था वो संभव होने लगा। मतलब कि खुशी से समान नहीं रहे थे, तो वही तब उनको क्या हुआ, नेपोलियन को सर पर बैठा लिए थे दोस्त। तब नहीं रहे थे, नेपोलियन भी अच्छा शासक नहीं थे, फ्रांस के लिए अच्छा थे, लेकिन वहाँ के अगल बगल जो छोटा छोटा राष्ट्र था, वहाँ के लिए बहुत ही बुरा आदमी थे। क्यों, नेपोलियन तो हाँ, फ्रांस ने तो वो सब कुछ सही कर दिए थे, लेकिन उसके आसपास, जितने हम लोग के आसपास के नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान अगल बगल है ना, तो उसी का शासन चल रहा था। तो वहाँ क्या था, जिसे लुई 16वां लेता था टैक्स, उसी तरह वो भी ले रहा था। जिस तरह से अत्याचार लुई 16वां करता था, नेपोलियन भी उसी तरह करता था। कहाँ, जो फ्रांस के आसपास के इलाका था वहाँ, लेकिन फ्रांस में सही करता था, फ्रांस के लोगों ने उसको सर पर बैठा लिया, है ना, इसलिए वहाँ के लिए सबसे महान शासक बन गया। लेकिन आसपास के लोगों के लिए महान शासक नहीं थे, ये भी एक उसी तरह के शासक थे दोस्त। लेकिन नेपोलियन कब तक रहा, 1815 ये इन्होंने वाटरलू का युद्ध हुआ दोस्त 1815 में, जिसमें ये हार गए। क्या हो गया, जिसमें ये हार गए दोस्त। तो क्या हो गया, लुई 18वां तक चला शासन, लुई 18वां तक शासन चला दोस्त। लुई 18वां के बाद आ गया कौन, मेटरनिख आ गया। मेटरनिख फिर अपना हाथ में ले लिया दोस्त। फिर वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए इसको देखिए, अगर समझ गए तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं समझे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझ गए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्त, ताकि हम अगले नेक्स्ट वीडियो जो हम सबसे टॉप पढ़ाएंगे दोस्त। अगर आप भारत के राष्ट्रवाद देख लीजिएगा तो आपको हिला करके रख देंगे। एक बार भारत के राष्ट्रवाद पढ़ के देखिएगा, हमसे एक एक प्रश्न चुन के बताएंगे, और जो किताब में नहीं है उससे अधिक हम बताएंगे, जो नहीं वो भी बताएंगे। काहे कि देख रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव डाल रहा है दोस्त, अल्टरनेट डाल रहा है। जो गहराई से पढ़ेगा वही वो सब क्वेश्चन को टच कर पाएगा, और जो गहराई से नहीं पढ़ पाएगा वो सब क्वेश्चन को देख कर आगे बढ़ा देगा। तो देखिएगा, ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए दोस्त, नेपोलियन के बारे में जाने, थोड़ा सा वियना कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। वियना कांग्रेस क्या था, यूरोपीय देशों को राजदूतों का एक सम्मेलन था। यूरोपीय देशों का क्या था, यूरोपीय देशों को राजदूत का एक सम्मेलन था, जो सितंबर 18 से 14 जून 1815 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। यही था क्या, वियना कांग्रेस सम्मेलन, जो 18 से 14 से 15 के बीच वियना में 200 से ज़्यादा यूरोपीय राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व, जिनके दलों ने भाग लिया दोस्त, है ना, वही सब थे। तो इसमें कौन कौन से देश भाग लिए, ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस थे। अच्छा चलिए लिख देते हैं, वियना कांग्रेस के बारे में बता देते हैं। चलिए नोट कीजिएगा, कहिएगा नहीं सर इसको भी कर दीजिए। वियना कांग्रेस
सम्मेलन कब हुआ था? 1814 से 1815 में हुआ, है ना। अब क्या था दोस्त, इसका अध्यक्षता किसने कर रहा था? अध्यक्ष कौन थे दोस्त? मेटरनिख। कौन? मेटरनिख। अब तो आपको पता होना चाहिए मेटरनिख कौन था। मेटरनिख के भी बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। मेटरनिख 1773 तो ध्यान में है, लेकिन एक बार देख लीजिए 15 मई 1773 में, 15 मई 1773 ईस्वी में शायद सही होगा। 15 मई 1773 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था दोस्त। कहाँ हुआ था? इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था दोस्त। ये अध्यक्षता कहाँ का? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कर रहा था, है ना। ये वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराने वाला यही था दोस्त। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को हराया वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में, और सत्ता नेपोलियन को समाप्त हो गया। नेपोलियन का समाप्त हो गया दोस्त। देखिए मेटरनिख यही था दोस्त। मेटरनिख कौन था? अब देखिए वियना कांग्रेस सम्मेलन में भाग कौन कौन से देश से लिया था? तो ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड, फ्रांस। देश, भाग लेने वाला देश कौन कौन भाग लिया था दोस्त? तो ऑस्ट्रिया खुद था, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस था। क्या था? रूस था। ये चार देश में करीब करीब 200 राजनीतिक दलों ने भाग लिया दोस्त, और यहीं से इनका शासन, मेटरनिख का शासन चलने लगा दोस्त। देखिए मेटरनिख के बारे में भी आता है क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसको अगर देख लीजिए एक बार तो और सही है, देख लीजिए। तो हमें तो लग रहा है दोस्त काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, और काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग पूरा देख नहीं पाते हैं। हम तो सोच रहे इतना तक ही रहने दें। चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाते हैं। देख लीजिए, नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया दोस्त, है ना। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। उदारवादी से क्या समझते हैं? उदारवादी से क्या समझते हैं दोस्त? उदारवादी से क्या समझते? उदारवादी लातिनी भाषा के मूल्य पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद, है ना। उदारवाद तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देता है। ये सब समझ जाइए थोड़ा सा। रूढ़िवादी से क्या समझते हैं? ऐसा राजनीतिक दर्शन परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, वही रूढ़िवादी कहलाता है। विचारधारा के बारे में जान लीजिए। एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना का शुरुआत कहाँ से होती है? तो फ्रांस में। नेपोलियन का शासन पढ़ा, इसलिए नेपोलियन खत्म कर देते हैं दोस्त। उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट दिन देखेंगे। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाया शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित किया। पहले कहाँ क्या चल रहा था? पहले लुई 16वां राजतंत्र कर रहा था, फिर प्रजातांत्रिक बना, प्रजा के तंत्र चला। फिर 1799 में कौन आया? नेपोलियन आया। नेपोलियन फिर से राजतंत्र ला दिया। नेपोलियन ने फिर से राजतंत्र ला दिया दोस्त, है ना। तो फिर राजतंत्र स्थापित किया। नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता 1804 में। आप लोग बोले थे नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता या नेपोलियन कोड, उसे कहिए। कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया। आपको बताया था कानून के सबके लिए बराबर हो, अमीर हो चाहे गरीब हो। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। संपत्ति के आधार को सुरक्षित रखा गया। अमीरी गरीबी के दर्जा हटा दिया गया, है ना। भू सत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई, यानी भू राजस्व जो टैक्स लगता था किसानों को, मजदूरों को, वो क्या था? शुल्क जागीरदारों से। जो सामंत हम बताए थे, सामंत के बारे में, बीच में जो बिचौलिया जमींदार लोग जो खा जाता था, उसको हटा दिया गया जागीरदारों से। जागीरदारी क्या है? इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। 16वीं शताब्दी से पहले यूरोपीय समाज दो वर्गों में विभाजित था। कौन कौन वर्ग में था? यूरोपीय समाज, जिसे कुलीन कहते हैं, और दूसरा है जो कृषक वर्ग कहलाते हैं। तो कुलीन में कौन कौन आता है दोस्त? कुलीन वर्ग उच्च वर्ग थे, जो शासन के साथ सेना के उच्च पदों पर थे। कुलीन वर्ग जो उच्च जाति के लोग रहते थे, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े आदमी रहते थे दोस्त, और वो एक सेना के पद पर भी होते थे, है ना। आओ आते थे। बीच में एक और वर्ग था, जुड़ गया, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। बीच में एक
और वर्ग जुट गया जिसे मध्यम वर्ग क्या। अब नेपोलियन के बाद हम पढ़े तो वियना कांग्रेस को भी खत्म कर देते हैं दोस्त। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोपीय की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था। इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख क्या करना था दोस्त, जिस तरह से पहले शासन चल रहा था, जो लुई 16वां 15वां चला करके गया था, उसी तरह से फिर से वही शासन आए। जिस तरह से नेपोलियन चला रहा था उसको पसंद नहीं था, उसको जलनशील हो रहा था दोस्त, इसलिए सोच रहा था हम पुराना व्यवस्था फिर से अपना ला दें, है ना। इससे सम्मेलन के द्वारा इटली, जर्मनी तथा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था स्थापित किया गया। इटली और जर्मनी और फ्रांस में क्या हुआ, फिर से पुरातन व्यवस्था स्थापित किया जैसा चल रहा था। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। फिर से क्या हुआ, मेटरनिख ने किसे बनवाया, लुई 18वां को फिर से वहाँ के राजा बनाया दोस्त। फिर से राजतंत्र आ गया, फिर से उसी तरह से चालू हो गया दोस्त, फिर से पुरातन व्यवस्था स्थापित हो गया। अब पूछ देगा लुई 18वां किस शासन से थे, तो बुर्बो राजवंश से थे दोस्त, ये आता है। मेटरनिख युग 1815 के वियना सम्मेलन के बाद एक तरफ नेपोलियन युग का अंत तथा मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। एक तरफ नेपोलियन का युग का अंत हो गया, अब मेटरनिख युग की शुरुआत हुई जो 1848 तक चलती रही। 1815 से 48 तक के काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ देगा 1815 से 48 तक के काल को कौन सा युग कहा जाता है, तो मेटरनिख का युग कहा जाता है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दिन दोस्त। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। जुलाई क्रांति से आगे हम लोग देखेंगे जुलाई क्रांति क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्त। जुलाई क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आप देख सकते हैं दोस्त, हम अपना नोट्स बनाए हैं। अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा दोस्त। बहुत ही शानदार तरीके से बनवाए हैं। बाकी आपकी मर्जी, ले या ना ले दोस्त, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्त। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।